हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग भारत के भूगोल, ज्योग्राफी, जो कृषि एग्रीकल्चर टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें मैं टोटल 20 MCQ क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन ये 20 MCQ क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चंस के बराबर होंगे, क्योंकि मैं इनमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे प्रश्न हैं जिसे मैं डिस्कशन के माध्यम से मैं पूरा कराने का प्रयास कर रहा हूं। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाए और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। तो अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि कृषि में शून्य जुताई का क्या लाभ है। ठीक है, देख सकते हो ऑप्शन है कि पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई असंभव है, या चावल की नई पौधों की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मुद्दा में सीधे रोपण संभव है, या मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। और आपको कूट के प्रयोग से सही आपको आंसर बताना है। दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही कृषि में शून्य जोताई यानी कि जो जीरो टाइलेज होती है उसका क्या लाभ होता है। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन जो बातें हो रही है कि पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है, और चावल की नई जो कि पौधों की नर्सरी बनाए बिना धान की बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है, या मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर बातें सही बताई गई है। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है 1 और 3 दो आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि शून्य जुताई अर्थात खेतों की जुताई के किए बगैर अगली फसल बोने के निम्नलिखित लाभ है। ठीक है, देख सकते हैं कि लागत में कमी, पिछली फसल के अवशेषों को खेतों में छोड़ दिया जाता है जिससे कि वह सड़ कर खाद बनता है, और इससे उर्वरक उपयोग में भी कमी आती है। ठीक है, देख सकते हैं। और धान के जो नर्सरी बनाने के बजाय सीधे बुआई से समय श्रम की बचत होती है। ठीक है, और देख सकते हैं कि फसलों पर वायुमंडल से अवशेषित जो कार्बन डाइऑक्साइड मृदा में मिल जाती है जिससे कि वायुमंडल में कार्बन पृथक्करण होता रहता है। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ है। ठीक है, देख सकते हैं कृषि में फर्टिगेशन का क्या लाभ है। ऑप्शन है कि सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। ऑप्शन 2 है कि रोग फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। और ऑप्शन 3 है कि पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। और ऑप्शन जो डी है, रासायनिक जो पोषकों के निक्षालक में कमी संभव है। तो आप इसको जो है कोड के प्रयोग से सही उत्तर को बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बातें हो रही, ठीक है, देख सकते हैं कि कृषि में जो फर्टिगेशन के क्या लाभ है उसके बारे में बताई जा रही है। तो ऑप्शन ए की बात करें हम तो देख सकते हैं कि सिंचाई जल की क्षमता का नियंत्रण इससे संभव है। देख सकते हैं बिल्कुल सही बातें बताई गई हैं। उसी प्रकार से अगर 3 की बात करें हम देख सकते हैं कि पौधों के लिए पोषक बड़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। और ऑप्शन डी की बात करें हम तो रासायनिक जो कि पोषकों के निक्षालक में कमी संभव होती है। ठीक है, तो ये तीनों जो ऑप्शंस हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से 1, 3 और 4 आपके सही है। ठीक है, तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि फर्टिगेशन यानी कि जल में उर्वरक को घोल कर सिंचाई, देख सकते हैं कि फर्टिगेशन विधि से जल में आवश्यकता अनुसार रसायन मिलाकर उसकी क्षारीयता का नियंत्रण किया जा सकता है। और देख सकते हैं कि घोले उर्वरक में सिंचाई द्वारा पौधों में पोषकों की लगभग दुगनी मात्रा अवशोषित होती है। ठीक है, और देख सकते हैं कि इससे रासायनिक पोषकों के निक्षालन में भी कमी आती है। ठीक है, और देख सकते हैं कि फर्टिगेशन विधि के द्वारा नाइट्रोजन, ठीक है, पोटास आदि जल में घुलनशील उर्वरकों का उपयोग होता है। आगे देख सकते हैं कि रोग फॉस्फेट और फॉस्फेट के नए उर्वरकों जो कि जल में घुलनशील नहीं है और इस विधि द्वारा प्रयोग में उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों का परितंत्र अनुकूलीकृत
कृषि माना जाता है। ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन है कि फसल विविध रूपन और सिम अधिक जो कि क्या है। ठीक है, और उसके बाद है कि टेंसियोमीटर का प्रयोग या ऊर्ध्वाधर कृषि। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे कूट के प्रयोग से सही उत्तर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो बातें हो रही है। ठीक है, कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन या किन पद्धतियों को जो कि परितंत्र अनुकूलित कृषि माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर ऑप्शन बात करें हम तो यहाँ पर फसल जो विविधि रूपन है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और सिम्स जो कि अधिक है की बात ये भी बिल्कुल सही है। और टेंसियोमीटर का प्रयोग ये भी सही है। और ऊर्ध्वाधर कृषि की बात करें हम तो जो वर्टिकल फार्मिंग है ये भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन 1, 2, 3, 4 यहाँ पर सही बातें बताई गई। ठीक है, तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत में परितंत्र अनुकूलित कृषि में विकल्पगत सभी विधियों को अपनाकर किया जा रहा है। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें सिम्स जो अधिकत की बात करें हम दलहनी फसलों की अधिकता से प्राकृतिक रूप से मृदा में उर्वर शक्ति बढ़ सकती है। ठीक है, देख सकते हैं। और टेंसियोमीटर की बात करें हम तो फसल सिंचाई की जरूरत को बताता है, जिससे कि नियंत्रित सिंचाई से उत्पादकता बढ़ती है और जल की बचत होती है। ठीक है, तो तमाम जो ऑप्शन दिए गए हैं बिल्कुल सही है, इससे आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा। ठीक है, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है। तो ऑप्शन है कि एम.एस. स्वामीनाथन है, एस. आयप्पन है और के.बी. थॉमस है या एम.एस. रंधावा है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारतीय कृषि के जो इतिहास को जो लिखने वाले हैं एम.एस. रंधावा हैं जो इन्हें लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारतीय कृषि के इतिहास पुस्तक एम.एस. रंधावा द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और इनका पूरा नाम देख सकते हैं कि मोहिंदर सिंह रंधावा है। ठीक है, और इन्होंने हरित क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो दोस्तों ये तमाम फैक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद करना है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि पी सेनगुप्ता जी और सदायुक्त 1968 ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था। ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन है कि 58 है, 63 है, 60 है और 65 है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं पी सेनगुप्ता और जी सदायुक्त ने भारत को देख सकते हैं कि कितना तो 60 जो कृषि लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द जनगणना की बात करें सेंसस भारत सरकार ने 1968 में डॉक्टर मिस पी सेनगुप्ता और रशियन भूगोलवेत्ता डॉक्टर गलीना सदायुक्त के अध्ययन पर आधारित एक प्रबंध यानी कि प्रकाशित किया, जिसमें देख सकते हैं कि भारत को 60 यानी कि लघु माइक्रो कृषि क्षेत्रों में बांटा गया था। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, देख सकते हैं 1950 में, 1960 में, 1970 में और 1980 में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत में अगर बात करें यानी कि देश में अगर बात करें हम तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई थी इसलिए की गई थी 1960 में की गई थी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड यानी कि तत्कालीन जो अभी उत्तर प्रदेश में है इसे किया गया था। ठीक है, बाद में इसका नाम बदलकर देख सकते गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि यदि खाद्यान्नों पर स्वच्छित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है कि 14%, 16%, 18% और 20%। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर खाद्यान्नों की बातें हो रही। ठीक है, देख सकते हैं कि खाद्यान्नों का सुरक्षित अगर संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय यानी कि उसकी कटाई करने के समय जो उनकी आर्द्रता कितने अंश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो देख सकते हैं 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए
दोस्तों देख सकते हैं कि खाद्य एवं कृषि संगठन यानी एफओ के मानकों के अनुसार खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडार के समय लगभग 14% तक की सापेक्षिक आर्द्रता जो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तमाम बात को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित कृषि की जो प्रमुख विशेषता है। ठीक है, देख सकते ऑप्शन है कि नकदी और खाद दोनों जो शस्यों के साथ साथ खेती, उसके बाद दो या दो से अधिक शस्यों के एक ही खेत में उगाना। ठीक है, अब पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बातें हो रही है, ठीक है, कि मिश्रित कृषि की बात करें हम तो देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि पशुपालन और अन्य जो शस्य उत्पादन को एक साथ करना होता है। ठीक है, तो तमाम जो कि बातें को ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि मिश्रित खेती से तात्पर्य के कई तरह की फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देने से है, जिससे देख सकते हैं खेती से शेष बचे समय में पशुपालन करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर सके। ठीक है, तमाम बातें को आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं समानांतर फसल का एक उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि आलू प्लस धान, गेहूं प्लस सरसों, कपास प्लस गेहूं और ज्वार प्लस आलू। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों समानांतर अगर फसल की बात करें हम तो इसके साथ गेहूं प्लस सरसों का जो फसल लगाया जाता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और भी होते हैं। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखनी है कि समानांतर फसल में गेहूं प्लस साथ इसको साथ साथ आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं समानांतर फसल के अंतर्गत में दो भिन्न विकास प्रकृति वाले फसलों शामिल होती हैं और इनके बीच शून्य प्रतियोगिता होती है। ठीक है, और दोनों फसल द्वारा उनकी क्षमता के अनुसार उच्च उत्पादकता प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश के निम्न राज्यों में से छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है। देख सकते हैं प्रतिशत की बातें हो रही है। ऑप्शन है कि पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है और सिक्किम है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम सिक्किम को छोड़ दें हम तो सिक्किम को छोड़ने के बाद जो है सभी जो कि राज्यों में देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में क्या है कृषि की भूमि काफ़ी अधिक है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि सिक्किम पूर्वोत्तर में एक स्थित पहाड़ी प्रदेश है। ठीक है, और यहाँ का अधिकांश देख सकते हैं कि भूभाग जंगलों से घिरा है। ठीक है, और इस राज्य की कुल भूमि का मात्र देख सकते हैं 10% से भी कम भाग पर ही कृषि कार्य की जाती है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश के निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है प्राकृतिक पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर और फसलों के विविधता, बड़े खेतों की प्राधान्यता। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों अगर हम बड़े खेतों की प्रधानता को अगर हम यहाँ छोड़ दें, विशेषता यहाँ ना देखें, तो बाकी जो भी है एक भारतीय कृषि की क्या एक विशेषता है। ठीक है, जिसमें देख सकते हैं कि प्राकृतिक पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर और फसलों की विविधता। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि भारतीय कृषि जो कि प्राकृतिक पर अधिक निर्भर है और यहाँ फसलों की विविधता तो है, परंतु अधिकांश फसलों में उत्पादकता का निम्न स्तर है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ बड़े खेतों की तुलना में सीमांत जो कि बहुत जोतों की अधिकता प्रधानता है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कथन है कि पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति के तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और कारण बताए जा रहे हैं कि इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत जो कि सम्मिलित नहीं होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कोट के प्रयोग से सही उत्तर को बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो बातें हो रही, ठीक है, कि पारंपरिक खेती के जो आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दोस्तों कथन तो बिल्कुल सही बातें बताई गई। ठीक है, और उसको देख सकते हैं कि कारण की बात करें इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर कथन और देख सकते हैं कि दोनों तो बातें बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें हम जो कथन की तो जो है इसकी परंतु जो यहाँ देख सकते हैं कि जो कारण जो है एक मतलब कि जो कि कथन की पूरी तरीक़े से व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है,
तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हरित क्रांति के कारण से भारतीय कृषि अपने जीवन जो कि निर्वाहक स्वरूप के बजाय व्यापारिक तथा बाजारों मुख्य रूप से ग्रहण करती जा रही है। ठीक है, देख सकते हैं कि भारतीय खेती के वैज्ञानिक खेती का रूप धारण करने में हरित क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, देख सकते हैं। और उसके बाद कि हरित क्रांति के लाभ आज तक जो भी दर्शाया जा रहा है, ठीक है, उसमें हरित क्रांति के कारण होने वाले सामाजिक पर्यावरणीय क्षति को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो तमाम बातें को देख सकते हैं कि कथन बिल्कुल सही है, लेकिन कारण जो है उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन है कि जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी, सहकारी कृषि और भू जोत का छोटा आकार। ठीक है, तो इसका आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, देख सकते हैं कि भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता के कारण नहीं है, तो कौन सा सहकारी कृषि है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। बाकी आप देख सकते हैं जनसंख्या के दबाव है, उसके बाद देख सकते हैं कि प्रचंड बेरोजगारी है, उसके बाद देख सकते हैं कि भू जोत का छोटा का, तमाम बातें बिल्कुल सही है, बल्कि आपको सी ऑप्शन ध्यान रखना है कि सहकारी कृषि। ठीक है, तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश की जनसंख्या के दबाव, प्रचंड बेरोजगारी और उसके बाद देख सकते हैं कि भू जोतों का छोटा आकार भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता का एक कारण है। ठीक है, और देख सकते हैं जबकि सहकारी जो कि कृषि की विकास का एक साधन है, जबकि इसके तहत छोटे छोटे किसान संयुक्त रूप से कृषि कार्य करते हैं सहकारी के अंतर्गत में। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? ठीक है, तो ऑप्शन है कि ढेंचा का, सनई का, बोडा का या फिर ग्वार का। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोबिया की बात करें, हम देख सकते हैं तो इससे बताया जा रहा है, ठीक है, कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि हरी खाद वाली फसलें में नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा बोड़ा लोबिया में 0.49% पाई जाती है और हरी खाद कृषि में इस सहायक फसलों को कहते हैं। ठीक है, जिसकी खेती मुख्यतः देख सकते हैं कि भूमि के पोषक तत्वों को बढ़ाने और उस पर जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से इसे की जाती है। ठीक है, ढैंचा में बात करें, हम देख सकते हैं कि 0.42% और सनई में 0.43% और गवार में 0.34% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि संतुलित उर्वरक उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद की गुणवत्ता उत्पन्न करने हेतु या भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु या सभी। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि संतुलित उर्वरक का जो उपयोग किया जाता है, देख सकते हैं उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, खाद की गुणवत्ता को उत्पन्न करने हेतु और भूमि की उत्पादकता को बनाए रखने हेतु, तो सभी के लिए जो है संतुलित खाद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि संतुलित उर्वरक का उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद की गुणवत्ता उत्पन्न करने के लिए और भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, केरल के तट पे, तमिलनाडु तट पे या फिर केरल तेलंगाना में या फिर विदर्भ में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, देख सकते हैं कि तमिलनाडु के तट पे देख सकते हैं कि दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, तो आप तमाम देखने का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि उच्च जो कृषि उत्पादकता का क्षेत्र दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश का तटवर्ती क्षेत्र, तमिलनाडु का तटीय भाग और गुजरात का सूरत का क्षेत्र तथा महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सतारा क्षेत्र में इसे पाया जाता है। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? ठीक है, जो कि यहाँ देख सकते हैं कॉन्टेक्चुअल जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, तो वही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है कि हरियाणा है, पंजाब है, तमिलनाडु है और उत्तर प्रदेश है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही कि भारत में अगर देखा जाए तो पंजाब जो राज्य है, जहाँ पर देख सकते हैं कि ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। देख सकते हैं, ठीक है, तो भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने वाला पंजाब राज्य क्या है, अग्रणी है। ठीक है, तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, और देख सकते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, जो बातें हो रही है कि हरित खेती में सन्निहित है। ठीक है, तो हरित खेती में सन्निहित क्या है, देख सकते हैं कि जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर, या फिर बागवानी तथा पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से बचाव, और देख सकते हैं कि समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ और आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, और डी में है कि खाद्य फसलें, बागवानी एवं पुष्प कृषि पर जोर। तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें हैं कि हरित खेती में जो सन्निहित की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक जो संसाधन प्रबंधन है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हरित खेती में बात करें समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक जो संसाधन जो कि प्रबंधन समाहित है। ठीक है, देख सकते हैं कि हरित खेती में वास्तव में संरक्षण कृषि है, जो कि हाल ही में दिनों देख सकते हैं कि शब्द हरित खेती विशेष रूप से चीन के द्वारा उपयोग में लाया गया। ठीक है, और भारत में हरित खेती के विषय में उपयुक्त धारण का प्रतिपादन डॉक्टर स्वामीनाथन ने किया। ठीक है, तो दोस्तों तमाम बातें को आपको ध्यान रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारतीय कृषि में वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या असत्य है। ठीक है, गलत है तो बताइए। तो देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन है, नगद फसलों पर बल है, और आय असमानता में वृद्धि और आर्थिक सहायता में कटौती। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात की जलवायु परिवर्तन की बातें की जाए तो जलवायु परिवर्तन जो भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में देख सकते हैं बातें यहाँ बिल्कुल असत्य हैं। और बाकी आप देख सकते हैं कि नगद फसलों पर बल है, आय असमानता में वृद्धि है, आर्थिक सहायता में कटौती, ये बाकी सभी जो ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत वैश्वीकरण की शुरुआत नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा वर्ष 1991 में की गई थी। तब से लेकर आज तक भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। ठीक है, जिसमें देश से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों के उत्पादों की पहुंच, नगद फसलों पर अत्यधिक बल और आय असमानता में वृद्धि और आर्थिक सहायता में कटौती आदि शामिल है। तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है। आगे देख सकते हैं कि वैश्वीकरण के तहत बड़े किसानों को अधिक लाभ होता है। ठीक है, जबकि छोटे किसानों को उतना लाभ नहीं मिल पाता। ठीक है, देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन पर वैश्वीकरण का प्रभाव बिल्कुल यहाँ पर नहीं पड़ता है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि एक मार्ग क्या है, देख सकते हैं कि अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति है, या फिर कृषकों की एक सहकारी समिति है, अंडों की एक विनियमित मंडी है, या फिर गुणवत्ता गारंटी मोहर है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक मार्क की बात की जाए तो एक प्रकार की देखा जाए तो गुणवत्ता गारंटी की एक मोहर है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि एक मार्क केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है जो कि कृषि उत्पाद अनग्रेडिंग एंड मार्केटिंग जो अधिनियम 1937 के अंतर्गत में कृषि और संबंध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत में सीमांत जो कृषि भूमि जोत का आकार है। ठीक है, ऑप्शन है कि 5 हेक्टेयर से ज़्यादा है, 2 हेक्टेयर से कम है, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच में है, या फिर 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में, या फिर 1 हेक्टेयर से कम है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर 1 से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हैं कि भारत में सीमांत कृषि जो भूमि जोत का आकार की बात करें तो 1 हेक्टेयर से कम है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि एक तरफ देखा जाए तो आकार का समूह है और दूसरी तरफ आकार है। ठीक है, तो सीमांत कृषि जो भूमि के जोत के आकार की बात कर देख सकते हैं कितना है, तो 1 हेक्टेयर से कम है। उसके बाद छोटी जोत की बात करें हम तो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है। उसी प्रकार से देख सकते हैं आप कि आध्यम जो कि मध्यम जोत की बात करें हम तो 2 हेक्टेयर से लेकर 4 हेक्टेयर के बीच में है। उसी प्रकार से मध्यम जोत की बात करें हम तो 4 से लेकर 10 के बीच में है, और बड़ी जोत की बात करें हम तो 10 हेक्टेयर से अधिक है। ठीक है,
तो दोस्तों तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक से ज़रूर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ऑन कर दीजिएगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड कर तो इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। तो दोस्तों चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।